एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और हम आपके लिए फिर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और उसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन लगातार देख रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे आ सकते हैं। डेली हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उस पर फोकस है जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आपके लिए, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी की चर्चा इस क्लास में की जाती है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा क्लास देखें, क्वेश्चंस को देखें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। अब इसमें देखिए कि इनमें से कौन सा ऐसा युद्ध है जिसका सही उल्लेख नहीं आपको देखने को मिल रहा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में। तो अगर आपको ध्यान में होगा तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच में लड़ा गया, तो सी आंसर जो है ये बिल्कुल गलत है। ये इसका सही उल्लेख नहीं किया गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं होता है, हिमू और अकबर के बीच में होता है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के मध्य लड़ा गया था। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है गलत है। अकबर ने हेमू को पराजित किया था। विकल्प में दिए गए कथन ए एवं बी दोनों सही हैं, बाकी सी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। किन के लिए किया जाता था मुकद्दम या चौधरी का इस्तेमाल? गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए ये वर्ड का उपयोग किया जाता था, इस पद का इस्तेमाल किया जाता था। मुकद्दम एवं चौधरी को गांव के सरपंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और चौधरी का पद गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था। ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया था, जिससे पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखेंगे तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। तबकाते अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिद लाहौरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो सकते हैं? इसके आंसर है निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबरी के रचयिता हैं निजामुद्दीन अहमद। अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चले तो देखेंगे तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से यह ग्रंथ सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कौन है ऐसा जो अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, कौन हो सकते हैं? तो कृष्णदेवराय इसके आंसर है। कृष्णदेवराय विजयनगर के पास नागालपुरम के एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना करी थी अपने माता के नाम पे। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखें तो विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय
अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि कृष्णदेव राय की कन्नड़ राज्य राम रमण तथा आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा तेलुगु में राजकीय कला पर लिखी गई पुस्तक अमुक्त माल्याद बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अमुक्त माल्याद याद रखिएगा, कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई अमुक्त माल्याद, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं? तुलु वंश से। किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा, सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन हो सकते हैं? पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा हुई थी? सन 1940 में सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 1940 में सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षा का पहला संस्थान है। तो ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? ठीक है, इनमें से किसने 1947 में, ध्यान रखिए क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया गया था? सिरिल रेडक्लिफ, एपी मून, एवी अलेक्जेंडर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ए, सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ। आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के निर्धारण के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायमूर्ति सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, होल्ट मैकेंजी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, होल्ट मैकेंजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है होल्ट मैकेंजी। महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत बंगाल में होल्ट मैकेंजी ने करी थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी जैसे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवारी प्रणाली, इन सभी की शुरुआत किसने करी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। महालवाड़ी का प्रस्ताव सर्वप्रथम होल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। ध्यान रखना है आपको, सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? यूपी, एमपी और पंजाब में। ठीक है, किसने शुरुआत करी? होल्ट मैकेंजी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? पुत्रपरा वायलार केरल से, खेड़ा जिले में नडियार गुजरात से, पवनार महाराष्ट्र में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए? पुत्रपरा वायलार केरल खेड़ा जिले में, नडियाद गुजरात में, या पवनार महाराष्ट्र में? तो इसका आंसर है पवनार महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा सन 1940 ईस्वी में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं इसका। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को आचार्य विनोबा भावे ने, 1940 ईस्वी भी ध्यान में रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुई। विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने पवनार महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहा जाता है ये भी ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहा जाता है। और यह विचारधारा किसकी थी? तो गांधी जी की विचारधारा थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है 1918 में मॉटफोर्ड सुधारों पर, 1918 में मॉटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मॉटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने गठन किया। टूटने के बाद उन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, भारत सेवक समाज का, स्वराज पार्टी का। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, जिसकी शुरुआत करते हैं मॉटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने महत्वपूर्ण रुख अपनाया था। तो उस सुधारों पर एक रुख अपनाया गया और उदारवादी नेता ने एक अलग समिति का गठन किया, जिसे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखें तो 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक और निराशापूर्ण माना। 17 अगस्त 1918 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी नेताओं तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर और चिंतामणि ने रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर के राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उदारवादियों ने मॉन्टफोर्ड घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। ध्यान रखना है, मॉन्टफोर्ड घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। किसने? उदारवादियों ने। और उदारवादी कांग्रेस से अलग होकर के इस संस्था को की शुरुआत करी, एक संघ का निर्माण किया, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इनका नाम पहले हुआ करता था नेशनल लिबरल लीग, राष्ट्रीय उदारवादी संघ। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया भारतीय उदारवादी संघ। ठीक है, तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। तो इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन? कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए।
तो इसका आंसर केवल 2 होगा, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम लोग कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, जिसमें कुल 3 सदस्य भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एवी अलेक्जेंडर थे। तो ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन की तरफ भारत भेजा गया और ये सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था, ये 3 सदस्य। और इस प्रकार इंडियंस को ये मंजूर नहीं हुआ और फिर बहुत विरोध भी किया गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ 1 लाइनर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ विशेष आपको पढ़ना होगा, उसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना होगा ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आप डिटेल पढ़ें, लेकिन अभी समय कम है तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा बनाएं, धीरे धीरे अगर टाइम है तो 1-2 घंटा आप थोड़ा सा अलग से भी पढ़ने का प्रयास करें। जो आपने पहले हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह का जो आपने पढ़ाई की है उसका भी रिवीजन लगातार करते रहे। तो रिवीजन और प्रैक्टिस, बस ये 2 काम आपको अब करना है और करंट अफेयर पे फोकस करना है। बस इतना करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, पीटी आप क्लियर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।